हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका वानखेड़े रिव्यू एंड एनालिसिस में। मैं हूं ट्रेड एनालिस्ट गिरीश वानखेड़े और मैं रेगुलरली रिव्यूज करता हूं फिल्मों के, वेब सीरीज के और डॉक्यूमेंट्रीज के। आज के रिव्यू का टाइटल है द ब्लॉक आइलैंड साउंड, जो कि अमेरिकन साइंस फिक्शन हॉरर थ्रिलर फीचर फिल्म है और ये स्ट्रीम हो रही है नेटफ्लिक्स पर 11 मार्च 2021 से। साइंस फिक्शन हॉरर के जॉनर में हॉलीवुड में काफ़ी फिल्में बनी हैं जो ज़्यादातर मेन स्ट्रीम एक्टर्स के साथ काफ़ी पॉपुलर रही है। इसमें सबसे उल्लेखनीय एलियन फ्रेंचाइजी, जिसकी पहली फिल्म बनी थी 1979 में, जिसको डायरेक्ट किया था रिडली स्कॉट ने और इसमें मेन लीड एक्ट्रेस थी सिगनी वीवर। फिर बनी थी 1986 में एलियंस, जिसको डायरेक्ट किया था जेम्स कैमरून ने। फिर आई थी 1992 में एलियंस 3, जिसे डायरेक्ट किया था डेविड फिंचर ने। और फिर बनी थी 1997 में एलियन रिजरेक्शन, जिसको डायरेक्ट किया था जिम पियर्स जूनेट ने। इस फ्रेंचाइजी में हॉरर एलिमेंट्स और साइंस फिक्शन के अलावा मेन लीड एक्टर के परफॉर्मेंसेस के कारण भी ये काफ़ी चर्चा में रही, बॉक्स ऑफिस पर भी हिट थी और इसे क्रिटिक्स ने भी काफ़ी सराहा था। और फिर मुझे और एक फ्रेंचाइजी याद आती है जिसे हम क्लोवरफील्ड फ्रेंचाइजी कहते हैं। इसकी पहली फिल्म बनी थी 2008 में क्लोवरफील्ड, और फिर उसके बाद उसका सीक्वल बना 2016 में क्लोवरफील्ड लेन के नाम से, और फिर 2018 में बनी क्लोवरफील्ड पैराडॉक्स, जिसमें तीनों फिल्मों में एक मॉन्स्टर को इंट्रोड्यूस किया गया था। और फिर है उल्लेखनीय 2018 में बनी हुई एनिलेशन, जिसे डायरेक्ट किया था एलेक्स गार्लैंड ने, जो कि 2014 के इसी नाम के नॉवल पर बेस्ड थी। इसमें एक चमकदार जोन होता है जिसमें एलियन प्रेजेंस के कारण कई सारे पेड़ों और जानवरों की मौतें हो जाती हैं और उस जोन की खोज में कुछ एक्सप्लोरर्स। इसी कॉन्टेक्स्ट से मिलती जुलती है द ब्लॉक आइलैंड साउंड, जिसमें एलियंस तो नहीं है लेकिन कुछ ऐसी मिस्टीरियस फोर्सेस है जिसके कारण सारी कहानी बड़ी हैरत अंगेज लगती है। कहानी एक अमेरिकन आइलैंड पर सेट है जहां कई फिशरमैन फैमिलीज रहती हैं और उसमें मेन लीड प्रोटैगनिस्ट हैरी अपने पिता के व्यवहार में अचानक ही तब्दीलियां देख रहा है। और एक दिन उसके पिता अपनी फिशिंग बोट को लेकर रात को निकल पड़ते हैं और गायब हो जाते हैं। अब ये उनका बेटा अपनी दो बहनों के साथ उनकी खोज में लग जाता है और कई सारे आश्चर्यचकित कर देने वाले वाक्यों से गुजरता है, जैसे कि सी शोर पे मरी हुई मच्छियों का पाना, उसके अलावा आकाश से मरे हुए पक्षियों का नीचे गिरना। इन सारी चीज़ों से वो बौखला जाते हैं। हैरी दिन रात अपने पिता को ढूंढ रहा है और ऐसे में उसकी हेल्थ भी खराब होती जा रही है और उसे हेलुसिनेशन के प्रॉब्लम्स होते हैं। और फिर एक दिन अचानक उसके पिता की लाश मिलती है कई सारे चोटों के निशानों के साथ। फिर हैरी की सिस्टर एक साइकोलॉजिस्ट से मिलती है जो उसे बताता है कि हैरी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से दूर रखा जाए, लेकिन तब तक देर हो चुकी है। और फिर कैसे ये भाई बहन इस हादसे की तह तक पहुंचते हैं और फिर इस सुपरनैचुरल पैटर्न को क्या वो समझ पाते हैं या क्या उससे बच पाते हैं, इस प्रश्न का उत्तर देती है ये 97 मिनट की बड़ी ही हैरत अंगेज कर देने वाली फिल्म। इस ग्रिपिंग फिल्म को देखने के मैं कम से कम आपको 7 रीजंस दे सकता हूँ। सबसे पहला रीज़न है एटमॉस्फेयर। सारी फिल्म का एटमॉस्फेयर क्रिएशन बड़ा ही एयरी, बड़ा ही डिस्टर्बिंग और बड़ा ही डरावना है। आपको डराने के लिए डरावने चेहरे और डरावने साउंड की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि एक ऐसे एटमॉस्फेयर क्रिएशन की ज़रूरत होती है जो आपको बड़ा असहज लगे, बड़ा डिस्टर्बिंग लगे, और इसमें यह फिल्म सफल होती है। दूसरा रीज़न है स्क्रीन प्ले। केविन मैकमैनस और मैथ्यू मैकमैनस ने डेवलप किया इस फिल्म का स्क्रीन प्ले, जिसमें कैरेक्टराइजेशन एस्टोनिशिंग है। किस तरीके से कैरेक्टर्स धीरे धीरे डेवलप होते हैं, किस तरीके से उनके ऊपर साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स आते हैं, किस तरीके से उनके ऊपर इम्पैक्ट्स पड़ते हैं, किस तरीके से वो बाहर की आउटसाइड दुनिया से इंटरेक्ट करते हैं। इस पूरी क्रोनोलॉजी को बड़े ही डिटेल्ड और बड़े ही कंफर्टेबल पेस से समझाती है राइटिंग। तीसरा रीज़न है बैलेंस। इस फिल्म में साइंस फिक्शन के लॉजिक को बैलेंस किया गया स्कैरी एलिमेंट्स के साथ ही साथ बैलेंस किया गया है भाई बहनों की रिलेशनशिप को आउटसाइड वर्ल्ड, यानी कि उस आइलैंड में रहने वाले दूसरे लोगों के रिलेशनशिप के साथ। इन सारे ही बैलेंस में खास किस्म की मैच्योरिटी नजर आती है। चौथा रीज़न है कन्विक्शन। इस तरह की फैमिली बॉन्डिंग पर एक साइंस फिक्शन हॉरर ड्रामा क्रिएट करने में बड़ा ही कन्विक्शन लगता है, जो कि इस फिल्म के मेकर्स में दिखाई देता है। पांचवा रीज़न है डायरेक्शन। केविन मैकमैनस और मैथ्यू मैकमैनस जिन्होंने इस फिल्म को लिखा है, उन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है और इनका डायरेक्शन आउटस्टैंडिंग है। एक एब्स्ट्रैक्ट कहानी को एक आइलैंड पे सेट करना और फिर एक्टर्स के साथ परफॉर्म करना और फिर कहानी को ग्रिपिंग बनाना, इस डायरेक्शन की सफलता है। छठा रीज़न है स्पेशल इफेक्ट्स। इस फिल्म में स्पेशल इफेक्ट्स कम है, पर जितने भी है वो तारीफ काबिल हैं। खासकर वो सीन जिसमें आकाश से मरे हुए पक्षी गिरते हैं और फिर एक खास सर्कल में शिमर का डेवलप हो जाना।
और फिर सातवां रीज़न है परफॉर्मेंस। इस फिल्म के मेन लीड एक्टर है क्रिस शेफिल्ड, जिन्होंने अपने परफॉर्मेंस में गजब ढाया है। उनके परफॉर्मेंस में फ्रस्ट्रेशन, एडिक्शन, लॉन्गिंग, बॉन्डिंग, इमोशनल टर्बुलेंस, लॉस और वायलेंस का गजब का मिक्स है। बड़ी कुशलता से उन्होंने अपने कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर को पोर्ट्रे किया है। इन 7 रीजंस के अलावा मैं ये कहना चाहूँगा कि साइंस फिक्शन हॉरर ड्रामाज में कई बार कई सारे सवालों के जवाब नहीं मिलते। द ब्लॉक आइलैंड साउंड में कई सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। 1 या 2 सवाल ऐसे होते हैं जो रह जाते हैं, जो हमारे दिमाग में और दिल में घर करके रह जाते हैं और वो धीरे धीरे ग्रो होते हैं। अब ऐसा भी अगर होता है तो भी मैं इस फिल्म की जीत ही कहूँगा। गो फॉर इट।